डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन मुद्रा और साख। तो इसमें हमने वो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से मुद्रा के माध्यम से हम अपना लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में पढ़ा था, जैसे करेंसी और चेक द्वारा कैसे हम मुद्रा का भुगतान करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग अपने बैंक में अपनी पैसे जमा कराते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है और बाकी को वो यूज़ कर लेता है, और इस तरह से वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लेता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को देने के लिए ब्याज वगैरह पे देते हैं और उससे जो है वो लोगों की भी सहायता करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंड में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, यानी कि जो जमा करता है, जो अपने पैसे जमा करवाते हैं, तथा जिन्हें राशि की ज़रूरत है, यानी कि कर्जदाता, उनके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, यानी कि दोनों को ही वो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, यानी कि जितना ब्याज वो लोगों को देते हैं उससे ज़्यादा जो है वो दूसरे लोगों से लेते हैं। कर्जदाताओं के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे साख की विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण मतलब कि उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदाता से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका है। जैसे फर्स्ट हमारा है त्योहारों का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी को 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है और ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को पूरा कर समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका यहाँ पे अदा करता है। नेक्स्ट है हमारा स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है और वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेतों में खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज
बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है और इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके और वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है, यानी कि ब्याज पे जो पैसे लिए जाते हैं वो फसलें वगैरह उगाने के लिए लिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगातों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेता है और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देता है। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर रहती है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई, यानी कि उसकी फसल जो है खराब हो जाती है तो वो कर्ज चुकाने में असफल रहती है और उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा और ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति और ही बदतर कर दी, यानी कि उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? कर्ज जाल। और इस मामले में ऋण कर्जदाता को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है, यानी कि एक तरह से उसको अपनी ज़मीन से ही हाथ धोना पड़ता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह स्थिति जो है यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अब है ऋण की शर्तें, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अपने ये आओ इन पर विचार करें, ये भी रीड करना है। जैसे निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सलीम और स्वप्ना को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन दोनों कॉलम में आपको लिखना है। और जोखिम क्या था, क्या क्या जोखिम उठाने पड़े उनको, और लास्ट में उसका क्या परिणाम निकला, क्या कंक्लूजन निकला। मान लीजिए सलीम को व्यापारियों के ऑर्डर मिलते रहते हैं, 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में आपने डिस्कस करनी है। मतलब कि अपने माइंड में एक टेबल बनानी है और इसको आपने राइट करना है। और कौन से कारण हैं जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों पर चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकार की भूमिका या मौसम, क्या उसके लिए जो है उत्तरदायी कारक हैं? तो इसके बारे में आपने डिस्कस करनी है। थैंक यू।